चलिए, जोशीमठ आपदा से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सीएम धामी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 13 जनवरी को होगी आपातकालीन कैबिनेट बैठक। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे पर यह फैसला होगा। कई जरूरी मुद्दों पर भी इस दौरान फैसला हो सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। 13 जनवरी को यह कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और इस दौरान आपको बता दें कई अहम फैसले जोशीमठ में हुए आपदा को लेकर लिए जा सकते हैं। मुआवजे को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। लगातार सीएम धामी कहते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार खुद मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी आपदा को लेकर यहां पर लगातार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में और लोगों से बातचीत की थी। तो वहीं अब उसके बाद कैबिनेट की अहम बैठक को लेकर यहां पर फैसला किया गया है। 13 जनवरी को कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और उसमें आपको बता दें कि मुआवजे को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार को लेकर मिल रही तमाम आतंकी धमकियों के बीच हरिद्वार पुलिस ने हर की पौड़ी पर देर रात मॉक ड्रिल की और मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट पर है और इसी को लेकर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मॉक ड्रिल की गई है। अचानक गंगा आरती के समय मालवीय घाट पर संदिग्ध बैग मिलने की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि मकर संक्रांति और 26 जनवरी को देखते हुए हर की पौड़ी पर पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें बीडीएस डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई की गई। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को लेकर यह अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। एसएसपी हरिद्वार द्वारा हमें निर्देशित किया गया है। होटल, धर्मशाला, जो भी तमाम जगहें हैं उनको चेक किया जा रहा है। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आज हर की पैड़ी पे एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी हमारी मौजूद मिली। इनका रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे कोतवाली की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, सीएसटी और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। एक ये मॉक ड्रिल थे। इसके अलावा ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारी चेकिंग का। जो माया से अपने को बचा। और जोशीमठ को लेकर आर मीनाक्षी सुंदरम, जो कि सचिव है मुख्यमंत्री के, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। एक सवाल सर्वे का समयावधि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर हो जाए और फिर उसके बाद सरकार में निर्णय होने का तत्काल वितरित किया। सर, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब से शुरू होगी, फिर अब कब से माना जाएगा? और मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि केवल दो होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूँगा। डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो सीबीआर की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है। लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये 2 होटल है, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर सर फिर इनका निशान क्यों लगाए गए हैं? अगर ये नहीं गिरा दे तो फिर निशान उनको वेकेट करने के लिए, उनको टेम्पररी वेकेट करने के लिए। दो लोग जो होटल आप बता रहे हैं इनको डिसमेंटल कब करेंगे? अभी हम लोग तो तैयार हैं। केवल हितधारकों की कुछ रिजर्वेशंस थी, इसलिए उनके साथ वार्ता की गई है और वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा टीम जाएंगे तो उनको सहयोग है। सर, मंथली रेंट और जो राशन के लिए जो राहत सामग्री दी जाती है 6 महीने तक, वो तो लगातार मिलती रहेगी? वो मिलती रहेगी। उसके साथ जो 50,000 रुपये और अतिरिक्त हम लोगों ने दे दिया है उसका भी जिम्मा जाएगा। सर, केंद्र से हमें पैसा मिला है, हमने डिमांड की है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट भी खर्च होने वाला है, तो क्या हमने केंद्र से पैसे की डिमांड किया, फंड रेज कर रहे हैं, कुछ प्लान है सर? ये आपदा प्रबंधन सचिव उसका पैकेज की बना रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, चली जाएगी। में सहयोग करने के लिए अनुरोध किया है और उनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर किया है। उनको पैकेज को लेकर के कुछ लिखित में चाहते थे
तो हमने कहा कि आज के जो डिस्कशन है उसका कार्यवृत्त बनेगा और कार्यवृत्त की कॉपी आपको मिल जाएगी। सर जो मुआवजा दिया जाएगा ये कैसे होगा? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान के तहत पैसा दिया गया सर, कई सारे परिवार ये चाहते हैं उसी रेशियो में हमें पैसा दिया जाए। देखिए, बद्रीनाथ एक दूसरे कैटेगरी है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ की पैरिटी केदारनाथ से होती है, जहां पर सरकार एक पुनर्विकास योजना ला रही है। उस पुनर्विकास योजना में सभी हितधारकों को साथ में लेने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए थे, मार्केट रेट के 6 गुना तक दिए गए। तो वो एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी हम मार्केट रेट के 6 गुना देंगे, तो वो एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। हमने उनको कहा है कि आप पैरिटी लगाइए, वर्णावत पैकेज जो उत्तरकाशी में दिए गए थे, वो भी आपदा था, वहां पर जो पैकेज दिए थे उसके बराबर में आपको पैकेज दिए। सर कितने परिवारों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम मदद दी जाएगी? कोई आंकड़ा अब तक आप लोगों ने जारी किया कि उसका भी कोई अलग अलग पैमाना है? अभी चूंकि ये परिवार का जहां जहां हमें रिपोर्ट आता है इसकी अपडेशन होती रहती है। तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया, ये 723 जिसमें क्रैक्स है, तो ये पूरे 723 पे ही है। सब दरार नापने के लिए कौन सी क्या तकनीकी आपने अपनाई है? मैं किसी तकनीकी प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा तकनीकी। अच्छा सर, एक सवाल हमारा ये है कि अब तक इसका कारण नहीं पता चल पाया है कि क्यों दरार आ रही है, जमीन क्यों धंस रही है। आखिरकार क्या एक्सपर्ट टीम ने कोई रिपोर्ट आप लोगों को दी? जब तक कारण नहीं पता चलेगा आप कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? देखिए, मल्टीपल एक्सपर्ट टीम्स की यहाँ पर विजिट हो चुकी है, और भी एक्सपर्ट टीम जो है यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी अपने जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की टीम भी आने वाली है। तो NGRA आ गई है। तो ये मल्टीपल टीम्स भारत सरकार के आ रहे हैं और सब रिपोर्ट आने का इंतजार है। सर उसका एक अंतिम सवाल आप और ले लीजिए प्लीज सर। ये जो जिन घरों में दरार है, क्योंकि लोगों की मांग है घर के बदले उनको घर मिलना चाहिए, क्या इस पर भी सरकार कोई विचार कर रही है? आप 1.5 लाख रुपए तो दे रहे हैं उनको, क्या उनको घर के बदले घर कहीं दिया जाएगा? पुनर्वास कब तक करेंगे आप इन लोगों का? मैं आपको पहले ही बताया था कि लोगों की अलग अलग डिमांड है, एक ही टाइप की डिमांड नहीं है। कोई कह रहे हैं हमें घर बना के दे दीजिए, कोई कह रहे हैं हमें जमीन अलॉटमेंट कर दीजिए, हम खुद बनाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे दीजिए, हम अपने मर्जी जहां जाएंगे जाना चाहेंगे। किसी को देहरादून सेटल करने का भी इरादा हो सकती है कि आप मुझे मनी दे दीजिए, मैं तो देहरादून जा रहा हूँ। सरकार क्या चाहती है? सरकार सबकी विकल्प ले रहे हैं, तो कितने लोगों की क्या क्या विकल्प है उसके अकॉर्डिंगली हम मिक्सड पैकेज भी बना सकते हैं। ऐसा कोई पुनर्वास करने का पूरा प्लान है आपके पास? जी सर, 4000 मकान जो बनने थे प्री फैब्रिकेटेड हट्स टाइप के, जो NTPC और SCC को कहा था, ये कब से शुरू हो जाएंगे बनना और कहां पर बनेंगे सर? प्री फैब्रिकेटेड हट्स के बजाय जो 50,000 रुपीज मनी दे रहे हैं, ये है क्योंकि सरकार प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे तो पता नहीं उसमें कितने लोगों को सहमति होगी उसमें वहां रहने की, इसलिए हम लोग कैश कॉम्पनसेशन देना उचित समझा और कैश कॉम्पनसेशन लेकर के वो अपने सुविधा के अनुसार जहां मर्जी करें। मतलब अब हट्स प्री फैब्रिकेटेड कुछ बनेगा नहीं सर? अभी लोगों को अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। जिन दो कंपनियों को बोला गया था उनकी ओर से क्या सहायता रहेगी? NTPC और SCC को आप लोगों ने बनाने के लिए? नहीं, अभी कोई प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने की योजना नहीं है वर्तमान में। इसी खबर से शुरू करना चाहता हूँ, हमारा जो जमीन से पानी का रिसाव हुआ था जो जमीन का पानी का रिसाव है ये लगातार बढ़ रहा है। ये संडे के दिन जो मापी गई थी 570 LPM तक, और ये घट करके कल सुबह और कल शाम को ये 250 LPM पे पहुंचा। इस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा जो दरारें हैं ये 7 जनवरी के बाद कहीं बड़ी नहीं है। JP के कैंप में भी उन्होंने कहा था कि जो दरारें पिछले बार हुई थी वो स्टेबल हो गई और उसके बाद फर्दर दरारें नहीं। तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ और आपके सहयोग के लिए एक एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे डायरेक्टर उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन बेसिकली क्वालिफिकेशन का जर्नलिस्ट वाले जर्नलिस्ट, तो ये भी अपने ऑब्जर्वेशन को आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके से हमें जो खतरा और ज्यादा एक्सटेंड होने की संभावनाएं कम दिख रही है। नंबर 2, दो असुरक्षित बिल्डिंग को डिसमेंटलिंग करना, मैं डेमोलिशन शब्द का यूज नहीं करूंगा, डिसमेंटलिंग करने का जो निर्णय है
इस पर भी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो सहयोग करेंगे और उनके रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को लेकर के उनकी सारी बातें सुनी हुई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि सरकार जो है उनकी मंशा के रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को जल्दी तय करेगी। और आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का एक अंतरिम सहायता, ये फाइनल नहीं है, अंतरिम सहायता का अप्रूवल दे चुके हैं और जी वो पहुंचने वाला होगा। इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसमें 1.5 लाख में 50,000 रुपये जो है ये एक अतिरिक्त सहायता है जो लोगों को जो है अगर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं और अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है या रेशन के लिए पैसे की जरूरत है क्योंकि अपने जगह को छोड़ के जा रहे हैं तो उसके लिए एक मुश्त धनराशि है। और उसके अलावा जो 1 लाख रुपए है वो इनके जो अंतिम मूल्यांकन जो होगी और उसके बाद जो उनका देय बनेगा उसमें से एडजस्ट किया। इस तरीके से ये 1.5 लाख का एक अंतरिम रिलीफ प्रति परिवार का सैंक्शन हो चुका है। हम लोग कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद सरकार में निर्णय होगा तत्काल। सर, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब से शुरू होगी, फिर कब से माना जाए इसे? मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि केवल 2 होटल का ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूँगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगर बोलते स्ट्रक्चर्स। तो जो सीबीआई की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये 2 होटल है, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें क्योंकि अगर बोले के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर निशान क्यों लगाए गए हैं? अगर ये नहीं गिरा दे तो फिर निशान उनको वेकेट करने के लिए, उनको टेम्पररी वेकेट करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जोशीमठ में भूधसाव के कारण कई परिवार आपदा की चपेट में आए हैं और राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जिससे कि जोशीमठ में रह रहे लोगों को राहत मिल सके। साथ ही राज्य सरकार की ओर से लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है और इसको लेकर साधु संतों से भी आगे आकर मदद करने की अपील की जा रही है। वहीं आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे वन विभाग निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने भी साधु संतों से मुलाकात कर इस विपदा की घड़ी में संतों के सहयोग करने की अपील की है और साथ ही संतों ने भी आश्वासन दिया है कि वो सरकार की हर संभव मदद करेंगे। आदरणीय मंत्री जी आए हमारे गरीबदासी आश्रम में, तो हम युवा भारत साधु समाज की ओर से उनसे जो वार्ता हुई उसमें मंत्री जी ने भी हमसे आग्रह किया कि संत समाज को इस आपदा को लेकर के आगे आना है। तो हम लोगों ने सबने युवा साधु समाज और अन्य संत समाज सभी तन मन धन से उन सभी जोशीमठ के परिवारों के साथ है। जो भी हमारे को निर्देश होंगे या जिस तरीके का भी सहयोग की हमसे अपेक्षा की जाएगी, हम सब जगह से तन मन धन से उन सबके साथ है। तो यही चर्चा हुई कि जो दैवीय आपदा आई है अभी जोशीमठ में, इसके लिए हमारा पूरा युवा भारत साधु समाज, संत समाज सरकार के साथ खड़ा है और जो भी सरकार इसके लिए हमें कहेगी मदद के लिए, हम पूरा संत समाज तैयार है। इससे ज्यादा से ज्यादा जो सहयोग बन सके हम सबको मिलजुल कर करना चाहिए। मोदी जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं रात दिन जो है सारे अधिकारियों के साथ मिलकर के कल तो देर रात तक जो है भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ बैठे हैं और ये आपदा है, ये दैवीय प्रकोप है और इसमें सब लोगों ने जो है मिलजुल करके इससे बाहर निकल रहे हैं। हमेशा संत समाज ने विश्व में एक कोरोना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सरकार ने 1 जनवरी से मनरेगा मजदूरों की अनिवार्य रूप से ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने के आदेश दिए हैं और इसके विरोध में विकासखंड कार्यालय बेरीनाग में ग्राम प्रधानों ने धरना किया है और जमकर नारेबाजी की है। साथ ही उन्होंने वीडियो के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा और ग्राम प्रधानों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे सब मिलकर उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। ऑफलाइन हाजिरी को लेकर ग्राम प्रधानों का कहना है कि
पहाड़ी इलाका होने के कारण अक्सर नेटवर्क खराब होता है, जिसके कारण मनरेगा मजदूरों की हाजिरी नियमित रूप से लिया जाना संभव नहीं है। सबसे बड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है हमारे वहाँ कि कई टावर है नहीं। जो गवर्नमेंट जो करे मोबाइल से कि हमें हाजिरी दो, तो किसी प्रधान के पास मोबाइल भी नहीं है। और पुराने प्रधान है वो किसी को 8 पास हाई स्कूल पास जो है मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। और दूर दराज के गाँव हमारे जहाँ की कोई सिग्नल है नहीं, तो इससे प्रधानों को बहुत समस्या है। और हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि या तो हमें कंप्यूटर सिस्टम करें, एक आदमी दें ग्राम प्रधान को। बेरोजगार बच्चे हमारे गांव में पड़े हैं और एक बच्चे को रखें जो उसके बारे में जाने। अब हमारे 2-4 काम चले हैं, हम 4 जगह कहां से घूमेंगे, एक प्रधान कहां जाएगा, किसके हाजिर लगाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने के बाद से उत्तरकाशी के भटवाड़ी में लोग बेहद डरे हुए हैं और उन्हें भी अपना घर खोने का डर सता रहा है। भटवाड़ी की भौगोलिक स्थिति भी जोशीमठ से मिलती जुलती है, क्योंकि भटवाड़ी गांव और शहर के नीचे गंगा भगीरथी नदी बहती है और वहां भी जोशीमठ जैसी घटना होने की आशंका है। जोशीमठ के बाद उत्तरकाशी में भी लोग डरे हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और मामला पौड़ी के युवा पत्रकार कुलदीप बिष्ट की बेटी की चिकित्सा में गलत चिकित्सा परामर्श दिए जाने को लेकर सामने आया है, जहां पर कुलदीप बिष्ट ने बताया कि बीते 19 दिसंबर को उनकी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां पर 2 दिन भर्ती होने के बाद 21 दिसंबर को डॉक्टरों ने उनकी बेटी की पित्त में थैली में 9.3 mm की पथरी होने की बात कही थी और 3 दिन के अंदर ऑपरेशन करवाने की बात कही थी। साथियों के परामर्श के बाद उन्होंने संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर का रुख किया और जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की पित्त की थैली में कोई भी पथरी नहीं है और बताया कि बच्ची को सामान्य बुखार है, जिसके बाद 3 दिन के इलाज के बाद बच्ची स्वस्थ हो गई। उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए सीएमओ पौड़ी और कोतवाली थाने में शिकायत देने की बात कही और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों की व्यवस्थाएं चाकचौबंद होने का दावा करते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रही लापरवाही जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को बयां करती है। उनके दौरान जो भी हुआ 3 दिन के बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कोई भी पथरी नहीं देखा। सो 1-2 कारण इसमें हम बताना चाह रहे हैं। कभी कभी क्या होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर स्लज बोलते हैं उसको हम मेडिकल टर्म्स में। स्लज जब बनते हैं ये दिखते सेम टू सेम एक पथरी जैसे हैं, जब कुछ दिन के स्लज अंदर से निकल जाते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार इन पीपीपी मोड में संचालित हो रहे अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के दौरान इनकी जो व्यवस्थाएं उन्हें चाक चौबंद बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह की अव्यवस्थाएं इस जिला अस्पताल में फैली हुई हैं, चाहे वो पाबों में बात करे जाए, चाहे जहां भी ये पीपीपी मोड में संचालित हो रहे हैं वहां इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं जिसका खामियाजा हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं यहाँ था नहीं, मैं देहरादून था और परसों में लौटा हूँ, कल कार्यक्रम में था, आज ये दूसरा कार्यक्रम है। तो आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिल रही है, निश्चित रूप से मैं सीएमएस से बात करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मेजर गलतियाँ ये और इस तरह की गलतियाँ होंगी तो निश्चित रूप से इनको जो है इस हॉस्पिटल से मतलब काम नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि एक पत्रकार ने यह पूरा मामला उजागर किया है। लगातार आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का पूरा हाल देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि गलत परामर्श दिया गया है। पौड़ी से खबर है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। सर्दियों के मौसम में अभी तक बारिश न होने के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड मौसम विभाग ने अब राज्य में बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 11 जनवरी से 14 जनवरी तक राज्य के पर्वतीय जनपदों समेत मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर जिले में बहुत हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या फिर पौड़ी है, टिहरी है, और इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें भी कहीं कहीं पर हल्की, बहुत हल्की बारिश, बर्फबारी इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ एक्टिविटी 11 को ये शुरुआत इस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। 12 को जब आप जाएंगे तो थोड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहाड़ों में मैं कहूंगा कि अनेक। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बरेली रोड के मोचा हल्दू में करंट लगने से एक नर हाथी की मौत हो गई, जिससे वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सोमवार की रात को तराई केंद्रीय वन प्रभाग के हल्द्वानी रेंज के जंगल में हाथियों के झुंड से 2 हाथी खाने की तलाश में बरेली रोड के मोचा हल्दू में गन्ने के खेत में जा पहुंचे, जिनमें से एक हाथी की गन्ने के खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा हाथी जंगल में चला गया। विद्युत विभाग के एसडीओ संजय प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर हाईटेंशन लाइन को दुरुस्त करने के साथ ही ज्यादा ऊंचाई करने के लिए विद्युत पोलों को भी लगवाया गया। तुरंत हम यहाँ मौके पे आए, पाया कि एक हाथी मृत पड़ा हुआ है और जो इसका आगे की ओर जाने वाली लाइन की क्रॉस चैनल टेढ़े झुके हुए हैं और इससे पिछले वाला पोल भी टेढ़ा हुआ झुका हुआ है। तो हमने जब मौके पर जाके देखा बिल्कुल पोल पर तो उस क्रॉस चैनल पर तो बिल्कुल करंट ही मतलब वर्तमान जो यहाँ पर कोई ग्रामीण है उन्होंने हमको सूचना दी। उसके बाद में तुरंत करीब लगभग आधे घंटे में मौके पर पहुँच गया था और यहाँ पर हमको एक नर हाथी जिसकी करीब उम्र 20-22 साल के आसपास है, तो ये मृत पाया गया और बिजली के करंट। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वन्य जीव को, और इतना बड़ा टस्कर हाथी जो है हम देखते थे इसको ये गाँव में घूमते। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।